आज हम आपको एक ऐसे इंसान की लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे जिसने 15 साल की उम्र में गुब्बारे बेचने से लेकर आज जो सबसे बड़े ब्रेड ओनर बनने तक का सफर तय किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एमआरएफ के मालिक के.एम. मामेन मप्पिलाई की। अब सोचने वाली बात है कि आज की तारीख में जो इतना बड़ा ब्रांड है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। वैसे जानने के लिए थोड़ा आपको पास्ट में जाना होगा। 28 नवंबर 1922 को क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे उस लड़के का नाम के.एम. मामेन मप्पिलाई था, जिनके पापा सी. मामेन मप्पिलाई एक रिवॉल्यूशनरी और मम्मी कुंजा नडम्मा घर की देखरेख करती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग होम टाउन से की थी। फिर कॉलेज करने के लिए वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में गए थे, जहां हॉस्टल में पैसे न देने की वजह से वो कॉलेज के हॉल में जमीन पर ही सोते थे। इधर जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने की वजह से उनके पापा को जेल में डाल दिया गया, तब के.एम. मामेन ने ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में गुब्बारे बेचते बेचते उन्हें आइडिया आया कि क्यों न खुद ही गुब्बारा बनाया जाए और बेचा जाए। फिर साल 1946 में के.एम. मामेन ने तुईवोत्तूर में ही बैलून बनाने के बिजनेस की दुनिया में अपना पहला स्टेप रखा और इस काम के लिए उन्होंने सिर्फ 14,000 रूपए से स्टार्टिंग की थी। धीरे धीरे वो बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 साल बाद 1949 में बैलून से रबर टॉयज, ग्लव्स और भी बनने और बिकने लगे। फिर उसी टाइम के.एम. चेन्नई में अपने फर्स्ट ऑफिस ओपन करते हैं, जिसके बाद उनका बिजनेस पूरे देश में फैल गया। उनके बिजनेस को इतनी सक्सेस मिली कि जिससे के.एम. को और मोटिवेशन आ गया। लेकिन इन्हीं सब के बीच के.एम. के मन में कुछ नया करने की चाहत हुई। अब क्योंकि उनके भतीजे का टायर का बिजनेस था, इसलिए के.एम. ने सोचा कि क्यों ना इस एरिया में भी बिजनेस का एक गेम खेला जाए। बता देंगे इनके भतीजे के प्लांट में फटे पुराने टायर्स को न्यू बनाया जाता था, जो कि फॉरेन कंपनी से रबर मंगा कर ये काम करते थे। ये सब जानने के बाद के.एम. को फीलिंग आई कि वो फटे पुराने टायर्स को नया बनाने के लिए रबर मार्केट में अपनी पहली चाल चलेंगे। और फिर होना क्या था, उन्होंने साल 1952 में ट्रेड रबर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इन सब के बीच खास बात तो ये थी कि उनके आइटम की क्वालिटी फॉरेन कंपनीज के रबर से बेस्ट थी। यही एक मेन रीजन था कि सिर्फ 4 सालों में यानी 1956 में ही रबर मार्केट में एमआरएफ की इक्विटी 50% तक पहुंच गई। इस सक्सेस ने तो के.एम. को आसमान पर पहुंचा ही दिया। और तो और उसके बाद उन्होंने खुद टायर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कदम कैसे रखा जाए। फिर उन्होंने अमेरिकन टायर कंपनी मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के साथ डील डन की और साल 1961 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज के हाथों उस टायर कंपनी का इनॉग्रेशन करवाया। उसी साल के.एम. ने अपनी कंपनी एमआरएफ को मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दी, क्योंकि मैन्सफील्ड जिस टेक्निक से टायर बनाता था वो इंडिया की रोड्स के लिए सही नहीं था, जिस वजह से लोगों ने इसमें गलतियां निकालना शुरू कर दिया। अभी के.एम. इस बारे में कुछ सोचते तब तक मार्केट में गॉसिप उड़ गई कि इंडियन कंपनी में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो पावरफुल टायर बना सके। इस र्यूमर के पीछे कोई और नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज ही थी, क्योंकि उन सभी को डर था कि एमआरएफ एक इंडियन कंपनी है और वो हमसे कहीं आगे निकल ना जाए। जिसके बाद इंडियन टायर मार्केट में फॉरेन कंपनीज गुडईयर, डनलॉप और फायरस्टोन अपने पंजे जमा कर बैठ गए। ये सब देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी अपने ऑर्डर्स डनलॉप को देने पड़ते थे। अब एक साइड के.एम. फॉरेन कंपनीज के ट्रायंगल को तोड़ने का ट्राई कर रहे थे, तो दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तीनों फॉरेन कंपनीज मार्केट पर कब्जा कर लेंगी और अपना मनचाहा बिजनेस करेंगी। इसी रीजन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एमआरएफ को एक मौका देने का सोचा। जिसके बाद साल 1963 में उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने एमआरएफ की न्यू फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और उन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे दिए। अब के.एम. के लिए टायर इंडस्ट्री में अपना कदम जमाने के लिए इतना बहुत था। उन्होंने अपने अगले स्टेप में सोचा कि अब कैसे एमआरएफ को हर घरों तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद के.एम. ने रिटेल मार्केटिंग शुरू कर दी। उन्होंने उस टाइम के इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के गॉडफादर कहे जाने वाले अलीक पद्मसी को जॉब पर रखा। पद्मसी ने बजाज, सर्फ, फेयर एंड हैंडसम जैसी बहुत सी कंपनीज में काम कर रखा था, जिस वजह से इनके दम पर वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ऑस्कर्स माने जाने वाले क्लियो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले इंडियन बन गए थे। हालांकि एमआरएफ से जुड़ने के बाद पद्मसी ने सीधे ट्रक ड्राइवर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने उनसे कहा कि टायर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए। इसी बातचीत के बेस पर पद्मसी ने साल 1964 में एमआरएफ मसलमैन का लोगो रेडी करवाया। फिर जब टीवी का टाइम आया तो 1980 के दशक में एमआरएफ का एडवर्टाइजमेंट हर तरफ छा गया। इतना सब होने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने साल 1964 में एमआरएफ का पहला फॉरेन बिजनेस बेरूट में ओपन किया। जिसके बाद 1967 में कंपनी के नाम एक रिकॉर्ड बना। ये पहली इंडियन कंपनी थी जिसने अमेरिकन मार्केट में टायर का एक्सपोर्ट किया और इधर इंडिया में तो एमआरएफ ने बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़ दिए थे। इसी को देखते हुए उन्होंने पहली बार देश में नायलॉन टायर बनाया। फिर क्या होना था, इनका बिजनेस एक्सपैंड होता गया। हर शहर दर शहर में न्यू फैक्ट्रीज ओपन होती चली गयी। टायर के बिजनेस के बाद उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स और क्रिकेट में भी एंट्री ले ली। साल 1980 के दशक में एमआरएफ इंडिया की सबसे बड़ी नायलॉन पैसेंजर कार टायर्स और ट्रक टायर्स की सबसे बड़ी सेलर बन गई थी। उसके बाद साल 1989 में एमआरएफ ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉय कंपनी हैसब्रो के साथ पार्टनरशिप से फन स्कूल ब्रांड लॉन्च कर दिया। उसी साल इसने कॉन्वेयर बेल्ट बिजनेस में भी अपना कदम रखा था। खैर प्रेजेंट टाइम में एमआरएफ का 25% मार्केट पर कब्जा हो चुका है।
कंपनी के टायर्स वर्ल्ड के 65 कंट्रीज में जाते हैं। कंपनी का फॉरेन एक्सपोर्ट करीब $3 बिलियन का है। आज कंपनी टायर्स, ट्यूब्स, पेंट, कॉन्वेयर बेल्ट्स और टॉयज भी बना रही है। वहीं आज उनके बिजनेस के शेयर्स ने ना जाने कितने लोगों की चांदी कर दी है। ये सब केएम मामेन मप्पिलाई की सक्सेस है, जिन्हें अपने पिता के जेल जाने के बाद जमीन पर सोना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनकी काबिलियत को देखते हुए केएम को साल 1993 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया था। और तो और वो पहले साउथ इंडियन बिजनेसमैन भी थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फैक्टिफाइड।